हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है टीपीएस सपोर्टर की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, मादा जनन तंत्र का। और मादा जनन तंत्र में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अगला ऑर्गन है वो है मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट, स्तन या छाती। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको, स्तन या छाती। अब ध्यान से देखना, ध्यान रखना, फीमेल में अर्थात मादा में स्तन ग्रंथियों से युक्त दो स्तन पाए जाते हैं। दो क्या पाए जाते हैं? स्तन पाए जाते हैं। और उनकी संरचना कैसी होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो ब्रेस्ट है जिसको छाती या स्तन कहा जाता है, ये फीमेल में, मादा में सहायक जनन अंग के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? सहायक जनन अंग के रूप में काम करती है। तो प्रत्येक मादा में स्तन ग्रंथियों से युक्त कितने स्तन पाए जाते हैं? दो स्तन पाए जाते हैं, जो किसके रूप में काम करते हैं? सहायक जनन अंग के रूप में काम करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें इसका डायग्राम नहीं है, केवल वहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस कारण से आपको समझ में नहीं आएगा बुक में से। ठीक है ना, तो आप अपना इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपकी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको। अब आपके सामने ये जो फिगर बना हुआ है वो है किसका? ब्रेस्ट का, अर्थात स्तन का है। ठीक है ना, जिसमें आपको ये सारे बहुत सारे ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है, सबसे पहले तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये जो मेमरी ग्लैंड्स है अर्थात स्तन है ना, उसकी काट का डायग्राम है। उसकी क्या है? काट का। उसकी इस प्रकार से काट काटी हुई है, एलएस। ठीक है ना, अनुदैर्ध्य काट, उसका ये डायग्राम है। तो इस प्रकार से आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये है रिब्स। रिब्स जानते हो ना, पसलियां। पसलियों की काट है ये। किसकी काट है ये? पसलियों की काट। क्योंकि ये जो स्तन है फीमेल में, वो कौन से वाले हिस्से में होते हैं? वक्षीय वाले भाग में। कौन से वाले हिस्से में होते हैं? वक्षीय वाले भाग में, थोरेसिक वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में होते हैं? थोरेसिक वाले पार्ट में। तो ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? पसलियों के काट। क्या है? पसलियों के काट, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? पसलियां पाई जाती है। तो ये क्या है? रिब्स है। अब ये जो रिब्स के बीच में आपको ये जो मसल्स दिखाई दे रही है ना, कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, रिब्स के बीच में जो आपको ये मसल्स दिखाई दे रही है, ध्यान रखना, इनको कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। इनको क्या कहा जाता है? इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। ठीक है ना, ये इंटरकॉस्टल मसल है। ठीक है, इसके अलावा देखो, आपको ये कुछ मसल्स दिखाई दे रही है, आपको ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये मसल्स दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो मसल्स है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है पेक्टोरल मसल्स। क्या कहा जाता है इसको? पेक्टोरल मसल्स। ठीक है ना, जो फीमेल की एक मुख्य विशेषता होती है कि जो फीमेल होती है ना, मादा होती है, उसमें उसके मतलब कौन से वाले पार्ट में? वक्ष वाले पार्ट में क्या पाई जाती है? पेक्टोरल मसल्स पाई जाती है। अब ये पेक्टोरल मसल्स क्या काम करती है? ये जो पेक्टोरल मसल्स है वो क्या काम करती है? तो ध्यान रखना, ये जो पेक्टोरल मसल्स है, ये जो स्तन है ना, उसको मतलब चिपका के रखती है, इस प्रकार से पकड़ के रखती है। ये जो पेक्टोरल मसल्स है ना, इन्हीं की सहायता से ये जो स्तन है वो मतलब वक्षीय वाले भाग में क्या होता है? लगा हुआ रहता है। वक्षीय वाले भाग में क्या होता है? लगा हुआ रहता है। किसकी सहायता से? पेक्टोरल मसल्स की सहायता से। तो ये जो पेक्टोरल मसल्स है ना, वो फीमेल में पाई जाती है। केवल किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। और इन्हीं की सहायता से ये जो स्तन है, जिसको ब्रेस्ट कहा जाता है, वो हमारी जो ये वक्ष वाला जो पार्ट होता है ना, उससे क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। तो उसमें हेल्प कौन करती है? ये पेक्टोरल मसल्स। उसमें हेल्प कौन करती है? ये पेक्टोरल मसल्स। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है, ये क्या है? पेक्टोरल मसल्स। जैसे बता सकता हूं मैं आपको, अलग से डायग्राम बना दूं मैं कि भाई ये क्या है, जैसे पेक्टोरल मसल्स है। ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा मैंने अलग से बना दिया, जैसे मैंने, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा बना दिया इस प्रकार से। तो इसमें से कुछ ऐसे लिगामेंट्स से जाते हैं। इसमें से क्या जाते हैं? कुछ लिगामेंट्स, जानते हो ना स्नायु। ठीक है ना, जो लिगामेंट्स होते हैं ना, वो इसकी सहायता से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण से ये पूरा का पूरा जो ब्रेस्ट है वो वक्षीय वाले भाग में क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पेक्टोरल मसल्स है वो फीमेल में पाई जाती है। उसका क्या कार्य है वो आपको मालूम चल गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो इतना क्लियर हो गया भाई। ये तो रिब्स की क्या है? काट है। ये क्या है? रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती है इंटरकॉस्टल मसल्स है। और ये वाली जो मसल्स है वो कौन सी है? पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है
वो किसका है, ब्रेस्ट का है, स्तन का है। तो देखो आपको इसमें इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना जो मैंने आपको बनाई हुई है ना, एकदम कोष्ठ बना हुआ है ना, ये कोष्ठ, ठीक है ना, इस प्रकार से एक अलग से पूरा क्या बना हुआ है, कोष्ठ बना हुआ है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, इसको मेमोरी लॉब्यूल्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेमोरी लॉब्यूल्स। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, मेमोरी लॉब्यूल्स, ये वाली, ठीक है ना। स्तन कोष्ठ क्या कहते हैं इसको, स्तन कोष्ठ या स्तन पालिका, पाली क्या कहते हैं इसको, मेमोरी लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स का मतलब जानते हो ना, पाली, अर्थात ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, स्तन पाली। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, स्तन पाली, पूरी की पूरी, जैसे ये डॉट डॉट से बनाई हुई है मैंने, पूरी की पूरी, जैसे ये क्या है, पूरी की पूरी क्या है, स्तन पाली है, ठीक है ना, मेमोरी लॉब्यूल्स। अब ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स होती है ना, ध्यान रखना, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 से 20, अर्थात एक स्तन में, एक ब्रेस्ट में ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स है इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो नंबर होते हैं वो कितनी होती है, 15 to 20। मैंने यहाँ पर केवल 3 बनाए हुए हैं भाई, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक आपको ये दिखाई दे रहा है, एक आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 15 to 20। ध्यान रखना कि ये जो स्तन ग्रंथि है या स्तन है, उसमें ये जो स्तन पालिका है, स्तन पाली है, मेमोरी लॉब्यूल्स, उनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या कितनी होती है, 15 से 20, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स है इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 होती है, ठीक है ना। तो ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स, पता लग गया आपको कौन सी मेमोरी लॉब्यूल्स है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, जब हम मेमोरी लॉब्यूल्स का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर देखो आपको इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, बहुत सारी, अंगूर के गुच्छे के जैसी, जिस प्रकार से आपको देख रहे हो ना कि ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स है इसके अंदर आपको बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दे रही है, एक अंगूर के गुच्छे की भांति आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो उसमें ये वाली जो संरचना है ना, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये वाली जो संरचना है, ठीक है ना, ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, इसको पता क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेमोरी, ध्यान से सुन लेना, इसको कहा जाता है मेमोरी एल्वुलस। क्या कहा जाता है इसको, मेमोरी एल्वुलस, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं स्तन कूपिका, क्या कहते हैं इसको, स्तन कूपिका, मेमोरी एल्वुलाई, स्तन कूपिका। ये छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जैसे मैंने बना दी ना यहाँ पर, ये वाली जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो बनी हुई है, ठीक है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, मेमोरी एल्वुलस। और ध्यान रखना, ये जो मेमोरी एल्वुलस है, स्तन कूपिका है, इन्हीं में दूध का निर्माण होता है, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क जो फॉर्मेशन किया जाता है, दूध का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, मेमोरी एल्वुलस में। किसमें होता है भाई, मेमोरी एल्वुलस। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी है, मेमोरी एल्वुलस, ठीक है ना। और इन्हीं में क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन, लिख देता हूं मैं यहां पर, वही ये जो काम है इसके द्वारा क्या किया जाता है, मिल्क फॉर्मेशन, अर्थात दूध का निर्माण, वो किसमें होता है, मेमोरी एल्वुलस में, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो दीवारें होती है ना, उसमें ग्रंथियां पाई जाती है, इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो एपोक्राइन टाइप होती है, और इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा किसका स्राव किया जाता है, दूध का स्राव किया जाता है। इन्हीं के द्वारा किसका स्राव किया जाता है, दूध का स्राव किया जाता है, मिल्क का स्राव किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। वही इसके अंदर क्या पाई जाती है, कुछ क्यूबॉइड सेल्स पाई जाती है, और इन्हीं क्यूबॉइड सेल्स के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, दूध का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना, दूध का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो कहां पर होता है, मेमोरी एल्वुलस। और ये मेमोरी एल्वुलस संख्या में कई सारी होती है, जो किसके अंदर पाई जाती है, ये जो मेमोरी लॉब्यूल्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, मेमोरी लॉब्यूल्स कहा जाता है, अर्थात स्तनपाली कहा जाता है। और स्तनपाली के अंदर कई सारी क्या पाई जाती है, स्तन कूपिकाएं पाई जाती है, मेमोरी एल्वुलस पाई जाती है। अब ध्यान से देखना, अब देखो आप, ये जो मेमोरी एल्वुलस है ये देखो छोटी सी एक नलिका के द्वारा आगे बढ़ती है। इसके बाद ये भी क्या है, मेमोरी एल्वुलस, इससे भी क्या निकलती है, एक छोटी सी नलिका निकलती है। फिर ये छोटी छोटी नलिकाएं बहुत सारी खुल रही है ना, सारी नलिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, एक बड़ी नलिका बनाती है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी नलिका है, ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से देखो, ये वाली छोटी जो नलिका है, बाहर से देख सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको अलग से बना दिया, ये वाली एक छोटी नलिका है, ये वाला क्या हो गया, मेमोरी एल्वुलस हो गया, ठीक है ना। आगे इस प्रकार से ये भी क्या हो गया भाई, मेमोरी एल्वुलस हो गया, ठीक है। ये वाली, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इसको क्या कहा जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो ध्यान से देखना, अब कौन सी वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इसको क्या कहा जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। स्तन नलिका क्या कहा जाता है इसको, स्तन नलिका, ये वाली।
अब ये कई सारी स्तन नलिकाएं मिल जाती है, देखो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये वाली स्तन नलिका, ये वाली स्तन नलिका, मेमोरी ट्यूब्यूल, ये सारी मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर के एक बड़ी सी नलिका बनाती है। बीच में आपको दिखाई दे रही है ना बड़ी सी नलिका, ये वाली देखो बड़ी सी नलिका आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी देख सकते हो आपको एक बड़ी नलिका दिखाई दे रही है। तो अब जैसे मान लो ये वाली बड़ी नलिका, तो ये वाली जो बड़ी नलिका है इसको कहा जाता है मेमोरी डक्ट। इसको क्या कहा जाता है? मेमोरी डक्ट कहा जाता है। स्तन वाहिनी, अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स आकर क्या हो गई, मिल गई, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेमोरी डक्ट। स्तन वाहिनी यह है स्तन नलिका, और ये क्या है? स्तन कूपिका, मेमोरी एल्वुलस। तो ये जो सीधी सी बात है भाई, इसमें ये क्या है? मेमोरी लॉब्यूल्स। मेमोरी लॉब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? मेमोरी एल्वुलस। मेमोरी एल्वुलस में क्या होता है? मिल्क फॉर्मेशन। अब ये जो मेमोरी एल्वुलस है ना, एल्वुलाई है, ये छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा क्या कहते हैं उनको? मेमोरी ट्यूब्यूल्स सारी खुल जाती है, और खुलकर किसमें खुलती है? एक बड़ी नलिका बनाती है, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी डक्ट। क्या कहते हैं उसको? मेमोरी डक्ट। अब ये जो मेमोरी डक्ट है ना, अब देखो आगे जाकर देखो फूल गई है, ये जो मेमोरी डक्ट है वो आगे जाकर क्या हो जाती है? फूल जाती है। देखो फूला हुआ भाग है, देखो यहाँ पर देखो फूला हुआ भाग है, तो इस प्रकार से ये जो मेमोरी डक्ट है वो आगे क्या हो जाती है? फूल जाती है। और जब ये फूल जाती है तो ये जो फूला हुआ भाग है ना, इसको कहते हैं मेमोरी एम्पुला, या इसको कहते हैं एम्पुला। ध्यान रखना, ये जो मेमोरी डक्ट है आगे फूल करके फूल जाती है आगे वाले हिस्से में जाकर, और क्या बनाती है? एम्पुला बनाती है। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब ये जो एम्पुला वाला जो भाग है, इसके बाद दोबारा से ये जो डक्ट है वो कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। दोबारा से ये जो डक्ट है वो कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। और जब ये पतली हो जाती है तब इस डक्ट को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तब इसको क्या कहा जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। तब इसको कहा जाता है दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस। लैक्टिफेरस का मतलब क्या होता है? दुग्ध वाहिनी। अब ये वाली जो संरचनाएं है ना, ये क्या कहलाती है? दुग्ध वाहिनी कहलाती है। ठीक है ना। तो दुग्ध वाहिनी आपको पता है 10 से 15 से 20 होंगी, क्योंकि 15 से 20 क्या होते हैं? ये लॉब्यूल्स होते हैं। तो प्रत्येक लॉब्यूल से क्या निकलती है? एक लैक्टिफेरस से क्या निकलती है? डक्ट निकलती है। तो इस प्रकार से ये सारी क्या हो जाती है? आगे वाले हिस्से में क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। और लास्ट में जाकर ये क्या हो जाती है? एक साथ मिलकर ये सारी क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है अंतिम वाले हिस्से पर, सिरे वाले हिस्से पर। ठीक है ना। और जहां पर ये खुलती है ना, तो वहां पर एक उभार बनता है। जहां पर ये खुलती है वहां पर क्या होता है? एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। उस उभरे हुए हिस्से को कहा जाता है निप्पल। उस उभरे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? निप्पल कहा जाता है। और इस निप्पल वाले हिस्से पर ही ये जो लैक्टिफेरस जो डक्ट होती है ना, जिसको दुग्ध वाहिनी कहते हैं, वो आकर क्या हो जाती है? खुल जाती है। ध्यान रखना, ये जो निप्पल वाला हिस्सा होता है इसमें एक छिद्र नहीं होते, बल्कि इसमें से 15 से 20 क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनसे क्या बाहर निकलता है? दूध बाहर निकलता है। ये जो निप्पल है इन्हीं के द्वारा क्या बाहर निकलता है? दूध बाहर निकलता है। ठीक है ना। अब आप देखते हो कि ये जो स्तन है, इसका जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसके चारों तरफ एक पिगमेंटेड पार्ट होता है। पिगमेंटेड मतलब वर्णांकित, कुछ ब्राउनिश या ब्लैक कलर का, ठीक है ना, या भूरे रंग का या काले रंग का ब्राउनिश हिस्सा होता है। तो ये जो ब्राउनिश हिस्सा होता है ना, उस हिस्से को कहा जाता है एरियोला। ध्यान रखना, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? एरियोला। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि एरियोला क्या होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लो ये है स्तन, ये बीच वाला जो हिस्सा हो गया, ये कौन सा हो गया भाई? निप्पल हो गया। और इसके चारों तरफ कुछ ब्राउनिश हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा होता है? ब्राउनिश या फिर ब्लैक कलर का हिस्सा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? एरियोला कहा जाता है। और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है? निप्पल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निप्पल कहा जाता है। और इसी निप्पल के जरिए दूध क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने आपको अलग से भी एक डायग्राम बना हुआ है, वहां पर भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने बनाया हुआ, देखो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मैंने बनाया हुआ है कौन सा? मेमोरी लॉब्यूल्स। ये वाला जो हिस्सा है वो आप देख सकते हो, जो मैंने बनाया हुआ है ये वाला जो हिस्सा है वो तो कौन सा है? मेमोरी लॉब्यूल्स। ठीक है ना, हो गया ना ये वाला हिस्सा। बहुत सारे मेमोरी लॉब्यूल्स है, 15 से 20 संख्या कितनी होती है जो आपको पता है कितने होते हैं? 15 से 20। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी। अब मेमोरी लॉब्यूल्स के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? मेमोरी एल्वुलस, जो मैंने आपको इस प्रकार से दिखाई हुई है। यहाँ पर मैंने समझाने की दृष्टि से बनाया है, एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया पूरा। ठीक है ना। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है पता है ना आपको? ये है मेमोरी, क्या कहते हैं इसको? एल्वुलस। क्या कहते हैं इसको? एल्वुलस। अब ये जो मेमोरी एल्वुलस है ये छोटी छोटी नलिकाओं में खुलता है। ठीक है ना। ये जो नलिकाएं हैं इनको क्या कहते हैं पता है ना आपको? मेमोरी ट्यूबुल। ये जो नलिका है इनको क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूबुल्स। अब ये जो मेमोरी ट्यूबुल्स सारी मिल जाती है तब किसका निर्माण करती है?
तो आपको पता है किसका निर्माण करती है, मेमरी डक्ट का। किसका निर्माण करती है, मेमरी डक्ट का, ठीक है ना। अब ये मेमरी डक्ट आ रही है, मेमरी डक्ट आगे चलकर कैसी हो जाती है, उभरी हुई हो जाती है, मोटी हो जाती है, तब इसको क्या कहा जाता है, एम्पुला कहा जाता है। और इसके बाद फिर आगे जाकर कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। जब ये पतली हो जाती है तब इसको क्या कहा जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट। तब क्या कहा जाता है इसको, लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर ये आगे चलकर क्या हो जाती है, खुल जाती है। जहां पर ये खुल जाती है वो वाला हिस्सा कौन सा होता है, निप्पल होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको 3 जगह समझा दिया, 3 जगह आपको क्लियर कर दिया है। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको जो डायग्राम बनाया हुआ है वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट बनाया हुआ है, जिससे आपको सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। पहली बात तो आपको ये वाला पोर्शन समझ में आना चाहिए भाई, ये जो काट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो काट वो पसलियों के काट होते हैं, रिब्स, ठीक है ना। रिब्स के बीच में जो ये मसल्स पाई जाती है वो कौन सी मसल्स होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स, जो आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो मसल्स है वो आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, पेक्टोरल मसल्स, जो फीमेल का एक विशेष लक्षण है, क्योंकि केवल फीमेल में पाई जाती है। जो मादा होती है उसके वक्षीय वाले भाग में पाई जाती है, क्योंकि इन्हीं मसल्स की सहायता से जो स्तन होते हैं ना उसके वक्षीय वाले भाग में क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। उसमें हेल्प कौन करती है, ये पेक्टोरल मसल्स, ठीक है, ध्यान रखना। अब जब हम स्तन का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर देखो आपको ये कुछ पालियों के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लॉब्यूल्स के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिनको क्या कहते हैं, मेमरी लॉब्यूल्स। और ये जो मेमरी लॉब्यूल्स होती है ना, इनके नंबर कितने होते हैं स्तन में, एक स्तन में, तो आपका आंसर क्या होगा, 15 to 20, 15 से 20 क्या होते हैं, इनके नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब इनके अंदर आपने क्या देखा कि जो मेमरी एल्वोलाई है, ठीक है ना, अर्थात स्तनकूप का है, जो एक अंगूर के गुच्छे की भांति होती है, जिनमें क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन। ध्यान रखना, दूध का जो निर्माण होता है वो इन्हीं में होता है। जो आपको ये अंगूर के गुच्छे की भांति दिखाई दे रही है, इन्हीं में क्या होता है, दूध का निर्माण। इनमें क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन, जो मैंने आपको एक गुच्छा करके बना दिया इस जगह पर। ये पूरी की पूरी क्या हो गई भाई, आपको पता है ना, मेमरी लॉब्यूल्स। और मेमरी लॉब्यूल्स के अंदर ये क्या हो गई, मेमरी एल्वोलस, ठीक है ना। अब इनसे भी देखो छोटी छोटी जो वाहिनियां निकलती है, ये जो छोटी छोटी जो वाहिनियां हैं, इनको मैंने क्या नाम दे दिया, मेमरी ट्यूबुल्स। अब ये बहुत सारी मेमरी ट्यूबुल्स आपस में मिल गई और मिलकर के एक बड़ी नलिकाकार संरचना का निर्माण किया। इसको क्या कहते हैं, मेमरी डक्ट, स्तन वाहिनी, क्या कहते हैं इसको, स्तन वाहिनी। अब ये जो मेमरी डक्ट है वो आगे चलकर कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। जब ये मोटी हो जाती है तब क्या कहते हैं इसको, एम्पुला। फिर आगे चलकर देखो ये पतली हो जाती है, तब क्या कहते हैं इसको, लैक्टिफेरस डक्ट। अर्थात लैक्टिफेरस का मतलब जानते हो ना, दुग्ध वाहिनी, क्या कहते हैं इसको, दुग्ध वाहिनी। और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो आगे वाले हिस्से में क्या हो जाती है, सारी इकट्ठी हो जाती है। और किस में खुलती है, वो निप्पल में खुलती है। किसमें खुलती है, निप्पल में खुलती है। तो इस निप्पल में लगभग 15 से 20 क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से दूध क्या निकलता है, बाहर निकलता है। केवल एक छिद्र नहीं होता सीड्स वाले हिस्से पर, बल्कि 15 से 20 क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे क्या बाहर निकलता है, दूध बाहर निकलता है। और ये जो निप्पल हुआ वाला भाग होता है ना, वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, आगे से निकला हुआ होता है। और इसके चारों ओर का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, कलर्ड होता है, पिगमेंटेड होता है, वर्णांकित होता है, ब्लैक कलर का, थोड़ा ब्राउन कलर का, ठीक है ना। तो वो वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, एरियोला। क्या कहा जाता है उसको, एरियोला कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसकी हो गई, मेमरी ग्लैंड्स, अर्थात स्तन, या किसकी हो गई, छाती की। मैंने यहां पर भी आपको अलग से पूरा एक जो संरचना है ना उसको निकाल के बना दिया, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि आपके बुक में इतना दे नहीं रखा, केवल वहां पर लिखा हुआ है, तो लिखे हुए से आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था कि जो मेमरी ग्लैंड्स है वो मादा में क्या काम करती है, सहायक जनन अंग के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में काम करती है, सहायक जनन अंग के रूप में काम करती है। अब ये जो स्तन है, इनकी जो वृद्धि है, इनकी जो कार्य है, वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। एक तो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। अब हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक यही है। एक है ऑक्सीटोसिन, एक कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, जो आप जानते हो। एक हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। एक हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। इसे तो ये जो हार्मोन है ना वो मादा में स्तन की वृद्धि, अर्थात स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनके कार्य का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में हार्मोन्स के द्वारा ही हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को क्या किया जाता है, नियमन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये स्तन ग्रंथि की वृद्धि, अर्थात इसका आकार सभी महिलाओं में अलग अलग होता है। तो इसकी जो वृद्धि है, ठीक है ना, इसके जो कार्य हैं उनका जो नियमन है उसमें हेल्प कौन कौन से हार्मोन करते हैं, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना एक चीज और रहेगा इसमें, जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना रखी है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो इसके चारों तरफ जमी हुई है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है फैट। ये क्या है, फैट्स, अर्थात वसा जमी हुई होती है।
ये जो स्तन है इसके ऊपर नीचे क्या जमी हुई होती है, वसा जमी हुई होती है, ठीक है ना। वसा की मात्रा के आधार पर ही इनका जो आकार है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। अगर वसा ज्यादा है तो इनका आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वसा कम जमी हुई है तो इनका आकार कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर नीचे जमी हुई है ना, देखो ऊपर देख रहे हो आप, ये बहुत सारी फैट्स जमी हुई है, नीचे देख रहे हो बहुत सारी फैट जमी हुई है। तो ये फैट ऊपर नीचे जमी हुई होती है और स्तन का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, फैट्स पे डिपेंड करता है। इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, एडिपोज टिश्यू, अर्थात इसका मतलब वसीय ऊतक। एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या होता है, वसीय ऊतक, जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और ये जो स्तन ग्रंथि है इसका जो आकार है, इसका जो कार्य है वो कौन से हार्मोन में डिपेंड करेगा वो आपको पता है। अब ये जो स्तन ग्रंथि है, स्तन है, इसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है, दूध का स्राव किया जाता है। अब दूध आपको पता है एक नवजात शिशु के लिए क्या करता है, नवजात शिशु को पोषण प्रदान करता है। ध्यान रखना, जो माता का जो दूध होता है जो स्तनों से बाहर निकलता है, स्तन ग्रंथियों से बाहर निकलता है, वो एक नवजात शिशु को पूर्णतः पोषण प्रदान करता है, क्योंकि माता के दूध में वसा, लैक्टोज शुगर, इसके अलावा कैसीन, प्रोटीन, लाइसोजाइम, जितने भी सारे पोषक पदार्थ होते हैं ना वो सारे पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि माँ का दूध एक कंप्लीट फूड होता है, अर्थात संपूर्ण आहार होता है। उसमें जितने भी सारे पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं नवजात शिशु को वो सारे क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और शुरुआत में डॉक्टर कहता भी है कि शुरुआत के 6 महीने में शिशु को केवल माता का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है, सर्वोत्तम आहार होता है। किसका, माता का दूध, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, दूसरी बात यह है कि जो एक मादा होती है ना उसकी भूमिका जनन में नर की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन, मादा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अंडाणु का निर्माण वो कौन करता है भाई, मादा। क्योंकि नर का तो एक ही काम है, शुक्राणु का निर्माण करना और शुक्राणु को मादा के शरीर तक पहुंचा देना, यही काम है। इसके बाद नर का कोई काम नहीं है। लेकिन जनन में नर की तुलना में मादा की भूमिका ज्यादा होती है। वो कैसे, पहली बात तो अंडाणु का निर्माण करना, दूसरी बात फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो होता है वो भी माता के शरीर के अंदर होता है। इसके बाद गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है वो भी माता के शरीर के अंदर होता है। तो उसका जो उसको जन्म भी देती है माता, क्या करती है, उसको जन्म भी देती है। इसके अलावा जन्म के बाद वो जो नवजात शिशु है उसको जो पोषण प्रदान करने का जो काम है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, मादा के द्वारा किया जाता है, अर्थात माता के द्वारा किया जाता है। तो जनन में ध्यान रखना नर की तुलना में किसकी भूमिका ज्यादा होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, मादा, ठीक है ना। उसकी भूमिका क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कौन ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है जनन में, तो आपका आंसर क्या होगा, मादा ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है नर की तुलना में, क्योंकि नर का तो केवल एक ही काम है, शुक्राणु को देना, इसके अलावा उस नर का कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन मादा में अंडाणु का निर्माण, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, इसके बाद गर्भस्थ शिशु का विकास होता है, उसको पोषण भी प्रदान करती है। और जब शिशु जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसको दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा जो दूध निकलता है उससे उसको पोषण भी प्रदान करती है। तो ये आपको ये क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो फीमेल होती है, मादा होती है, इसमें एक ग्रंथि और पाई जाती है इसके अलावा भी, ठीक है ना। वो जो ग्रंथि है उसको कहते हैं वार्थोलिनकी ग्रंथि। ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं, वार्थोलिनकी ग्रंथि। अब ये वार्थोलिनकी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसको और सुन लो ध्यान से, क्या कहा मैंने, वार्थोलिनकी ग्रंथि। भाई मेमोरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक तो पूरा हो गया आपका। इसके अलावा भी मादा में कुछ सहायक जनन ग्रंथि पाई जाती है जिनको क्या कहा जाता है, वार्थोलिनकी ग्रंथि। और ध्यान रखना वार्थोलिनकी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, योनि द्वार के दोनों ओर। वार्थोलिनकी ग्रंथि खपाई जाती है योनि द्वार के दोनों ओर। जो लेविया मेजोरा होती है ना उसमें वार्थोलिनकी ग्रंथि पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है, वार्थोलिनकी ग्रंथि पाई जाती है। और इसके द्वारा भी एक स्नेहक द्रव का स्राव किया जाता है, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स आते हो ना, स्नेहक, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, भग वाला भाग, भग मतलब बुलवा, बाह्य जननांग कहते हैं ना, वो नम बने हुए रहते हैं। कैसे बने हुए होते हैं, नम बने हुए रहते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स अर्थात जो लैंगिक परस्पर व्यवहार है ना वो भी क्या रहता है, सुगम रहता है। किसके कारण, वार्थोलिन ग्रंथि के स्राव के कारण। किसके कारण, वार्थोलिन ग्रंथि के स्राव के कारण। तो ध्यान रखना ये जो वार्थोलिन की ग्रंथि है वो फीमेल में पाई जाती है। वार्थोलिन की ग्रंथि किस में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कहां पाई जाती है, ये योनि द्वार के दोनों ओर, योनि द्वार के दोनों ओर जो लेविया मेजोरा होता है वहां पर ये पाई जाती है। और इनके द्वारा एक स्नेहक द्रव का स्राव किया जाता है जो बुलवा अर्थात भग वाले भाग को क्या बनाए रखता है, नम बनाए रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है एक टॉपिक और है आपके यौवनारंभ। एक टॉपिक कौन सा आपका, यौवनारंभ। यौवनारंभ जिसको कहा जाता है पुवर्टी, क्या कहा जाता है इसको, पुवर्टी कहा जाता है, ठीक है ना।
पुबर्टी का मतलब होता है यौवनारंभ, अर्थात यौवनारंभ आप जानते ही हो भाई, यौवनारंभ अर्थात यौवन अवस्था का स्टार्ट होना, यौवनारंभ, जिसमें अपरिपक्व जो जननांग होते हैं ना वो परिपक्व हो जाते हैं। यौवनारंभ पुबर्टी किसे कहेंगे भाई, कि जिसमें अपरिपक्व जननांग क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। नर या मादा में जनन क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे आपको बताया, ध्यान रखना, नर में यौवनारंभ बाद में स्टार्ट होती है, नर की तुलना में मादा में यौवनारंभ जल्दी स्टार्ट होता है। अगर हम नर की बात करें तो उसमें जो यौवनारंभ है अर्थात जो पुबर्टी है वो पता है कब आती है, 14 से 16 साल की उम्र में। कब आती है, 14 से 16 साल की उम्र में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेल अर्थात नर की। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें 12 से 14 साल की उम्र में क्या आ जाती है, पुबर्टी आ जाती है, अर्थात उसमें यौवनारंभ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो लड़कियों में यौवनारंभ जल्दी शुरू होता है नर की तुलना में, क्योंकि नर में जो पुबर्टी स्टार्ट होती है वो कब स्टार्ट होती है, 14 से 16 वर्ष की उम्र में। और जो फीमेल होती है उसमें जो पुबर्टी अर्थात यौवनारंभ जो प्रारंभ होता है वो कब स्टार्ट होता है, 12 से 14 साल की उम्र में। उसमें क्या होता है, उसकी स्तन ग्रंथियों का विकास होना चालू हो जाता है और उसमें रजोदर्शन अर्थात मेनस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पहला जो मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है ना उसको कहते हैं रजोदर्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो पुबर्टी अर्थात यौवनारंभ का मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया ना आपका। अपरिपक्व जननांगों का परिपक्व हो जाना, नर या मादा में जनन क्षमता का विकसित हो जाना क्या कहलाता है, पुबर्टी कहलाता है, यौवनारंभ कहलाता है। और नर में मादा, नर की तुलना में मादा में यौवनारंभ पहले स्टार्ट होता है। कब कब स्टार्ट होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और नर और मादा में अलग अलग लक्षण भी होते हैं जो आपको पता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे वही नर जो होता है उसमें दाढ़ी मूछें आती है, ठीक है ना। इसके अलावा उसके शरीर पर बालों की संख्या अधिक होती है। उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको नर हार्मोन कहते हैं। उसमें मादा की तरफ क्या होता है, मनोवैज्ञानिक आकर्षण होता है। अगर हम मादा की बात करें तो मादा की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। शरीर पर बालों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसके अलावा दाढ़ी मूछें उसमें नहीं आती है। इसके अलावा उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। मादा का नर की तरफ क्या होता है, मनोवैज्ञानिक क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये कुछ नर और मादा में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अर्थात नर के जो लैंगिक लक्षण होते हैं ना, गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, वो अलग होते हैं जो आप पढ़ चुके हो। वो किस कारण से होते हैं, नर हार्मोन्स के कारण जो वृषण के द्वारा निकलते हैं। और मादा के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं। वो किस कारण से होते हैं, अंडाशय के द्वारा निकलने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। पूरा टॉपिक हो चुका है। तो हम पढ़ रहे थे, पता है आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। और दोनों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है, ठीक है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें एकदम विथ डायग्राम बताई है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम आपकी बुक्स में नहीं है जिनको मैंने विथ डायग्राम आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे टॉपिक एकदम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और आपको बोर्ड की एग्जाम के साथ साथ ये टॉपिक आपकी नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत सारे क्या होंगे, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।